मुझे कहानी याद है कि मैंने सुना था कि ब्लैक ड्रैगन मुर्कना को पहले कुलपति ने हरा दिया था और वह गहरी नींद में सो गया था। तो क्या वह यहाँ सो रहा था? जिनको मुर्कना के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। कबीले की किंवदंतियों और मिथकों में उसका जिक्र बहुत कम ही मिलता था। उन्हें उस ड्रैगन की कोई परवाह नहीं थी जो इतिहास के पन्नों में बहुत पहले ही गायब हो चुका था। वर्तमान में सक्रिय ड्रैगन ज्यादा चिंताजनक और परेशान करने वाले थे। कांच का ताबूत एकदम साफ था, उसकी सतह पर धूल का एक भी कण नहीं था, लेकिन उसे हर रोज नौकरानी से साफ नहीं करवाया जाता था। ताबूत के चारों ओर लगे मना की वजह से यह बेदाग था। जिन ने एक हाथ से मना को छुआ और तुरंत उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। जैसे ही उसने अपनी लार ली, जिन ने एक और कदम आगे बढ़ाया। वह एक दिलचस्प दृश्य था। जिन को मुर्कना से कुछ भी सीखने को नहीं मिला। अगर वह एक जागृत और सक्रिय ड्रैगन होता तो चीजें अलग होती, लेकिन मुर्कना एक ताबूत के अंदर एक हाइबरनेटिंग ड्रैगन था, इसलिए जिनको गुप्त पुस्तकों को खोजने में अधिक रुचि थी। ये जगह मेरी सोच से भी बड़ी है। भूमिगत कक्ष स्टॉर्म कैसल के केंद्रीय हॉल से बड़ा लग रहा था। हालांकि ये खाली लग रहा था क्योंकि जगह पर कोई सजावट नहीं थी। जिन ने जल्दी से पुस्तकों की खोज शुरू कर दी। क्रियाक, उसने स्लाइडिंग दरवाजा खोला और लाइब्रेरी को ढूंढ निकाला। वास्तव में ये लाइब्रेरी कहलाने के लिए बहुत ही जर्जर थी। शॉय कबीले का सीक्रेट लाइब्रेरी में सिर्फ एक बुकशेल्फ और कुछ कुर्सियां थीं। हालांकि गुप्त पुस्तकों को रखने के लिए यह पर्याप्त जगह थी। दुनिया भर के अन्य मार्शल कबीलों द्वारा लिखी गई पुस्तकें केवल कुछ ही हो सकती हैं। पुस्तकालय में अतिरिक्त अलमारियों का कोई उपयोग नहीं होगा। पुस्तकें 1.50 मीटर चौड़ी शेल्फ पर धूल भरी किताबें करीने से सजाई गई थीं। ये किताबें कभी दुनिया भर के मार्शल कबीलों द्वारा लिखी और इस्तेमाल की जाती थीं और अपनी जान की बाजी लगाकर उन्हें बचाने की कोशिश की जाती थी। ये मार्शल कुलों का सार था जिसे केवल ध्वजवाहक ही पढ़ सकते थे। जिन ने अपने कांपते दिल को शांत किया और शेल्फ पर रखी प्रत्येक किताब के नाम की जांच करने लगे। मेयर कबीले और टाइफेन कबीले की हाथ से हाथ की लड़ाई की तकनीकें, यूरोन कबीले और शगल कबीले की भाला तकनीकें, अट्टिला कबीले की तलवारबाजी आदि। ऐसी बहुत सी तकनीकें हैं। जिनको कुनगेन कबीले की कुछ किताबें भी मिली, तलवारबाजों का वह कबीला जिसने करीब 200 साल पहले स्टॉर्म कैसल पर हमला किया था। जिनके हाथ कांप रहे थे जब वह एक एक करके किताबों की जांच कर रहा था। उसका उत्साह चरम पर था। अपने पहले जीवन में वह हमेशा एक ध्वजवाहक बनना चाहता था और यहाँ आकर गुप्त ग्रंथों को पढ़ना चाहता था। अब जब वह आखिरकार यहाँ आ गया था तो उसके मन में उसकी कठिनाइयों और निराशा की यादें कौंध थीं। बेशक इस बार वह भूमिगत कक्ष में झंडा वाहक के रूप में नहीं आया था। शॉय परिवार का नाम होने के बावजूद वह लाइब्रेरी में घुसपैठ करने वाले चोर से अलग नहीं था। हालांकि जिनको उन छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं थी। जो भी तरीके हाथ में हो उनका इस्तेमाल करना शॉय की खूबी थी। इसके अलावा वह एक सच्चे ध्वजवाहक बनने के बाद कुछ सालों में आधिकारिक तौर पर इस भूमिगत कक्ष में आने की योजना बना रहा था। मुझे किससे शुरुआत करनी चाहिए? पहली, दुनिया की क्या समस्या है? उसके पास चुनने के लिए बहुत सारे विकल्प थे। जिनको आश्चर्य हुआ कि क्या उसके बड़े भाई भी ऐसा ही महसूस करते होंगे जब वे अपनी नानी के दूर होने पर चुपके से पोन किताबें पढ़ते थे। जिन ने अपने सामने रखी किताबों को पलटते हुए ठहाका लगाया। उसके पास यहाँ रुकने के लिए ज्यादा समय नहीं था। 2 घंटे। पक्षी के लिए प्रार्थना करने के बहाने से उसे जो खाली समय मिला था वह मात्र 2 घंटे का था। इतने समय के बाद गिल्ली संभवतः उसे खोजने के लिए महल के पिछवाड़े में आ जाएगी। ऐसा लग रहा था जैसे जिनके सामने खाने का पहाड़ खड़ा हो, लेकिन वह केवल कुछ मिनट ही खा सके। लेकिन मुझे एक और मौका मिलेगा। मैं किसी और दिन यहाँ आ सकता हूँ अगर मैं उनसे कहूँ कि मैं फिर से पक्षी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ या ध्यान करना चाहता हूँ। सस्त, उसने शेल्फ से एक किताब निकाली। जिनकी पहली गुप्त पुस्तक कुनगेन कबीले की तलवारबाजी की किताब थी। तीसरे भाई ने एक बार मुझसे कहा था कि इस पुस्तक से बहुत कुछ सीखने को है। चलो इसी से शुरुआत करते हैं। कुनगेन कबीले की गुप्त पुस्तकों के कुल 3 खंड थे। जिन ने बाकी 2 खंड भी उठाए और एक कुर्सी पर बैठ गए। मूलतः कुनगेन कबीले के गुप्त ग्रंथों की संख्या 10 से अधिक थी, लेकिन जब 200 वर्ष पहले शॉय ने कबीले को नष्ट कर दिया तो उनमें से अधिकांश संघर्ष के दौरान नष्ट हो गए। शॉय कबीले ने उन्हें जानबूझकर नष्ट कर दिया था। हालांकि उनके हाथों में मौजूद 3 खंड अछूते रह गए। इन खंडों में कुनगेन तलवारबाजी की महानतम तकनीकों का सार संक्षेप में था। फड़फड़ाओ फड़फड़ाओ, पन्ने पलटने की आवाज तेज हो गई। एक गुप्त ग्रंथ होने के बावजूद खंड 1 के पहले कुछ पन्नों में केवल तलवारबाजी के आधार और नींव के बारे में बात की गई थी। साथ ही कुनगेन शूरवीरों के व्यवहार के बारे में भी बताया गया था। जब जिन किताब के बीच में पहुंचा तो पन्नों की फड़फड़ाहट बंद हो गई। उसकी निगाहें गहरी हो गईं और उसका दिमाग पन्नों पर लिखे शब्दों को आत्मसात करने की कोशिश करने लगा। वह पुस्तक जो केवल आधारों का वर्णन कर रही थी अचानक एक कठिन विषय पर आ गई जिसे जिन बिल्कुल भी समझ नहीं सका। मैं समझ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें गुप्त ग्रंथ कहा जाता है। यह उतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। महाद्वीप की आम भाषा में लिखे जाने के बावजूद तलवारबाजी में कौशल और ज्ञान की कमी के कारण जिन इसकी अधिकांश सामग्री को समझ नहीं सका। अकिन साम्राज्य में अपनी अचानक मृत्यु से पहले 28 वर्षीय जिन ने तलवारबाजी में 3 सितारा क्षेत्र प्राप्त कर लिया था। न केवल वह सामान्यतः थोड़े कुशल लोगों की तुलना में उस स्तर तक पहुंचने में धीमे थे, बल्कि औसत शॉय की तुलना में उन्हें दोषपूर्ण भी माना जा सकता था। हालांकि शनि के साथ अनुबंध के बाद उन्हें उस स्तर तक पहुंचने में केवल आधा वर्ष ही लगा, जिसे एक अविश्वसनीय उपलब्धि माना जा सकता है। फिर भी कुनगेन पुस्तक उनके लिए उनकी 3 सितारा कौशल और तलवारबाजी के ज्ञान के साथ समझने के लिए बहुत कठिन थी। जो भी हो, जिनको इस परिणाम की उम्मीद थी।
उसने अपने साथ लाई हुई नोटबुक और पेंसिल निकाली। इसके बाद जिन ने किताब की विषय वस्तु को अपनी नोटबुक में कॉपी करना शुरू किया। यह एक प्रतिलेखन था। लगभग 2 घंटे में वो किताब के लगभग 10 पन्नों की प्रतिलिपि बना सका। जादूगर के रूप में अपने दिनों में उन्होंने इतनी सारी पुस्तकों का प्रतिलेखन किया था कि पेंसिल पकड़े हुए उनकी उंगलियों के निशान मिटने लगे थे। प्रतिदिन 10 पृष्ठ, जिनको स्टॉर्म कैसल छोड़ने में 3 साल बाकी थे। अगर वो उन 3 सालों के दौरान हर दिन 10 पन्नों की प्रतिलिपि बनाता, तो वह आसानी से यहाँ की सभी किताबों की प्रतिलिपि बना सकता था। और जैसे जैसे मैं इनका अध्ययन करता रहूंगा, मैं धीरे धीरे समय के साथ इनकी विषय वस्तु को समझने लगूंगा। मुझे यकीन है कि कुछ ऐसी पुस्तकें होंगी जिनका मुझे प्रतिलेखन नहीं करना पड़ेगा। स्क्रट स्क्रट। शांत भूमिगत कमरे में पेंसिल से कागज पर खरोंचने की आवाज गूंज रही थी। जिन को 10 पन्नों की नकल करने में ठीक 1 घंटा लगा। फिर वह अपने कदम पीछे खींचकर लाइब्रेरी से बाहर निकल गया। उसने दीवार के छेद को मिट्टी के जादू और अपने आसपास की मिट्टी से बंद कर दिया। और इस तरह 2 महीने बीत गए। उस दौरान जिन ने कुंगेन कबीले के 3 खंडों के साथ साथ मेयर कबीले की हाथ से हाथ की लड़ाई की तकनीकों के बारे में 2 खंडों को पूरी तरह से लिपिबद्ध कर लिया था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, जिनको और भी ज्यादा ऊर्जा और उत्साह महसूस होने लगा। सुबह बिस्तर से बाहर निकलने में उसे पहले कभी इतनी खुशी महसूस नहीं हुई थी। आज वहां जाने के लिए मुझे क्या बहाना बनाना चाहिए? प्रार्थना करना, ध्यान करना? नहीं, मैंने कल और परसों ही ये बहाने बना लिए थे। महल में एक अफवाह फैल रही थी, जहां नौकरों का मानना था कि मृत पक्षी की आत्मा ने जिन पर कब्जा कर लिया है। वो लगातार 2 महीने तक प्रार्थना और ध्यान करने के लिए उसकी कब्र पर जाता रहा, इसलिए उनका भ्रम समझ में आता था। इसके अलावा यह अजीब अफवाह सुनकर टोना जुड़वा जिन से बहुत ज्यादा डरने लगे। क्या मुझे कोई बहाना बनाना चाहिए, जिससे मैं बिना किसी संदेह के वहां हर दिन जा सकूं? कुछ देर सोचने के बाद जिनको कुछ भी समझ नहीं आया। वो कैसे सबको मना सकता था कि वे उसे हर रोज कब्र पर जाने दें। इसलिए जिन ने अपनी विचारधारा बदलनी शुरू कर दी। उन्हें मनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं उनसे कहूं कि मैं वहां हर दिन जाऊंगा, तो कौन मेरे खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत करेगा? ये स्टॉर्म कैसल है, कबीले का मुख्य निवास नहीं। यहाँ रहने वाले संरक्षक शूरवीरों ने पहले से ही जिनको एक बच्चे की तरह व्यवहार करने के बजाय एक सच्चे शौय के रूप में सेवा दी थी, और नौकरों को शुरू से ही उसके फैसलों को गलत साबित करने का कोई अधिकार नहीं था। टोना जुड़वा जिनसे भयभीत थे, इसलिए उनके बारे में चिंता करने का कोई कारण नहीं था। एकमात्र समस्या गिल्ली थी। नैनी की भूमिका एक शूरवीर या नौकर की भूमिका से अलग थी। वे ऐसे लोग थे जो अपने बच्चों की देखरेख और मार्गदर्शन करते थे। नैनी गिली, हाँ युवा मास्टर, मैं वहां फिर जाना चाहता हूँ। दोबारा गिल्ली की निगाहें चिंता से भरी थीं। हाँ। उसने एक गहरी सांस छोड़ी और जिन के सिर पर थपथपाया। युवा मास्टर, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन पक्षी पहले ही मर चुका है। अब 2 महीने हो गए हैं। आपकी यह नैनी आपके बारे में इतनी चिंतित है कि वह रात में ठीक से सो नहीं पाती है। मैं पक्षी के बारे में पहले ही भूल चुका हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो मैं वहाँ रोजाना सिर्फ इसलिए जाता हूँ क्योंकि मुझे वहाँ रहना अच्छा लगता है। तुम्हें वहाँ अच्छा लग रहा है। युवा गुरु, तुम्हें कब्र के पास रहना अच्छा नहीं लगना चाहिए। दुर्भाग्य तुम्हारे ऊपर आ पड़ेगा। कैसा दुर्भाग्य? कब्रें मृतक का घर होती हैं। किसी के करीब रहने से कुछ भी अच्छा नहीं होगा। आपको सौभाग्य प्राप्त करने के लिए उन जगहों से दूर रहना चाहिए, युवा स्वामी। जाहिर है, शौय कबीले की नानी भी अंधविश्वासों में विश्वास करने की प्रवृत्ति रखती थी। जिन मन ही मन आहें भर रहा था और सिर हिला रहा था। नहीं, अब से मुझे कब्रें पसंद आती रहेंगी। युवा मास्टर, नैनी, इसके बारे में सोचो। मैं शौय कबीले का सबसे छोटा बच्चा हूँ। जब जिन ने गंभीर स्वर अपनाया तो गिल्ली की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम अचानक क्यों बात कर रहे हो? आपको क्या लगता है कि मुझे इस दुनिया में शौय के रूप में रहते हुए कितनी कब्रें बनानी पड़ेंगी? सच बताऊं तो मैं इन दिनों मृत्यु क्या है ये समझने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए मैं हर दिन उस कब्र पर जा रहा हूँ ताकि मैं उससे अभ्यस्त हो जाऊं। आह, गिल्ली ने बुदबुदाया और चुप होकर वहीं खड़ी रही। वह अपने युवा स्वामी को ऐसे देखती रही जैसे उसके विचार अचानक रुक गए हों। उसका 7 वर्षीय युवा स्वामी, जो शौय के बीच एक शिकारी के रूप में पैदा हुआ था, पहले से ही भाग्य और नियति की अवधारणा का सामना करने की कोशिश कर रहा था। कहने की जरूरत नहीं कि यह सब उसकी अपनी गलतफहमी थी। जिन बस अपनी नैनी को, जो उसके पहले जन्म में उससे छोटी थी, अपनी आज्ञा पालन करने के लिए धोखा दे रहा था। सच कहें तो कोई भी 7 साल का बच्चा ऐसे विषयों पर बात नहीं करेगा, भले ही वो भयानक शौय कबीले में पैदा हुआ प्रतिभाशाली बच्चा ही क्यों न हो। फिर भी गिल्ली और स्टॉर्म कैसल के अन्य लोगों के पास जिनके शब्दों और कार्यों पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था। कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि उसने अपने पहले जीवन की यादें बरकरार रखी हैं। जब से युवा स्वामी कुलपति से मिले हैं, तब से उनमें कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आया है। कुलपति ने उन्हें कोई महत्वपूर्ण बात बताई होगी। गिल्ली ने अपना भाव स्थिर किया और झुक गई। ऐसी स्थिति में मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरा मानना है कि युवा मास्टर एक दिन एक उल्लेखनीय शूरवीर बनेगा जो कबीले का नेतृत्व करेगा। और आपकी ईमानदार राय सुनने के बाद मुझे कहना होगा कि मुझे आप पर बहुत गर्व है, युवा मास्टर। धन्यवाद गिल्ली। जब तक मैं स्टॉर्म कैसल नहीं छोड़ता, मैं हर दिन 1 से 2 घंटे कब्र पर बिताऊंगा। हाँ, युवा मास्टर, और जब तक मैं वहां हूँ, मैं किसी भी तरह से परेशान नहीं होना चाहता। क्या तुम समझ रहे हो? मैं शूरवीरों को इसके बारे में सूचित करूंगा। साथ ही युवा स्वामी। हाँ, अगर मैं आपकी नैनी और एक वयस्क के तौर पर कुछ कहूँ, तो छोटी उम्र में ऐसे विषयों पर बहुत गहराई से सोचना हमेशा अच्छी बात नहीं होती।
कृपया समय समय पर मजेदार गतिविधियां करके खुद का आनंद लें। ठीक है गिली, उस मामले में मुझे बाद में नाश्ते के तौर पर स्ट्रॉबेरी पाई चाहिए, उस पर ढेर सारा शहद होगा। गिल्ली के चेहरे पर अंततः रंग लौट आया और उसकी कठोर अभिव्यक्ति ढीली पड़ गई। मैं दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रॉबेरी पाई बनाऊंगा, अच्छा समय बिताओ। जिन ने मुस्कुराते हुए तुरंत कमरे से बाहर निकल गए। मैंने कर दिखाया, अब मैं बिना किसी चिंता के प्रतिलेखन पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ। पिछले 2 महीनों के दौरान जब भी जिन भूमिगत कक्ष में प्रवेश करता था तो वह हमेशा घबरा जाता था। अगर शूरवीर या गिली उसे ढूंढते हुए आते और छेद का पता लगा लेते तो कबीले में अराजकता फैल जाती। चूंकि मैं पिताजी का ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रही, इसलिए अगर उन्हें इस बारे में पता भी चल गया तो वे शायद मुझे फांसी नहीं देंगे। लेकिन फिर भी ये बहुत ही परेशानी भरा और परेशान करने वाला होगा। अनजाने में ही उसकी नाक से गुनगुनाहट की आवाज निकली। यहाँ तक कि पृथ्वी प्रतिध्वनि मंत्र भी एक लय बना रहा था, क्योंकि यह उस भूमिगत दीवार को नष्ट कर रहा था जिसे उसने पिछले दिन फिर से सील कर दिया था। वह हाथ से हाथ की लड़ाई की तकनीकों पर मेयर कबीले के ग्रंथों के अंतिम खंड को लिपिबद्ध करने की योजना बना रहे थे। घसीटना। वह इस बात से खुश था कि महल में उसके शेष 3 वर्ष शांतिपूर्ण रहेंगे, इसलिए उसने पृष्ठ की विषय वस्तु की प्रतिलिपि बना ली। उनका पुनर्जन्म सचमुच उनके लिए एक आशीर्वाद था। मेयर कबीले की हाथ से हाथ की लड़ाई की तकनीक को समझना कुंगेन कबीले की तलवारबाजी की तरह मुश्किल नहीं लगता, लेकिन किसी के भौतिक शरीर को आभा के साथ मिलाने के बारे में यह अंश मुझे समझ में नहीं आया। खैर, मुझे यकीन है कि यह समय के साथ स्पष्ट हो जाएगा। भूमिगत पुस्तकालय के अंदर 1 घंटा बीत गया। बिना आराम किए कई पन्ने लिखने के बाद जिनकी पतली और मुलायम उंगलियां धड़क रही थीं। जैसे ही उसने 3 मिनट का ब्रेक लेने का फैसला किया, उसने स्लाइडिंग दरवाजे के पीछे से शोर सुना। जिन तुरंत आश्चर्य से उठ खड़ा हुआ और अपनी इंद्रियों पर ध्यान केंद्रित किया। ये कांच के ताबूत के खुलने की आवाज थी।